नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। राज्यसभा से पास हुआ महिला आरक्षण बिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर जताई खुशी, लिखा मील का पत्थर साबित होगा अधिनियम। महिला आरक्षण बिल पर सांसद नरेश बंसल की प्रतिक्रिया, पीएम मोदी का जताया आभार, देश शक्ति को दी शुभकामनाएं। महिला आरक्षण बिल को लेकर रामदेव बाबा ने पीएम मोदी का जताया आभार, पीएम को बताया भगवान का वरदान, कहा बिल से देश में होगा बड़ा बदलाव। देहरादून में कांग्रेस का सीएम आवास पर कूच, विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, हरीश रावत, करण माहरा सहित कई अन्य नेता रहे मौजूद। पर्यटन मंत्रालय के श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में सरमौली गांव का नाम, पिठौरागढ़ का बढ़ा मान, आधिकारिक घोषणा के साथ 27 को मिलेगा सम्मान। रुड़की में 24 सितंबर लोकतांत्रिक जनमोर्चा की महारैली, किसानों के साथ कई अन्य वर्ग के लोग मौजूद, मांगों को लेकर मजिस्ट्रेट को सौंपेंगे ज्ञापन। पहाड़ की सड़कों पर रोडवेज बसों की संख्या कम, 40% सड़कों पर रोडवेज बस की सेवा हुई बंद, वोल्वो बस की संख्या बढ़ाने में जुटा परिवहन निगम। हल्द्वानी में एसएसपी प्रहलाद मीणा ने की बड़ी कार्रवाई, विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई, चौकी प्रभारियों को तत्परता से ड्यूटी करने के दिए निर्देश। हरिद्वार में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में हुआ 30 यूनिट रक्तदान, साथ ही लोगों को रक्तदान के लिए किया गया जागरूक। हल्द्वानी में लगभग 1 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर का पर्दाफाश, साथ ही 3 बड़े स्मैक तस्करों को नशे की बड़ी खेप के साथ किया गिरफ्तार। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में आज सीएम धामी की अध्यक्षता में लोकायुक्त चयन समिति की बैठक हुई। चयन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी शामिल हुए। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि सदस्य भी शामिल हुए। लोकायुक्त चयन समिति की इस बैठक में समिति में एक और सदस्य को नामित किए जाने के लिए पैनल तैयार किया गया। वहीं समिति की ओर से यह पैनल तैयार किया गया, वहीं प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्यपाल सदस्य का नाम तय करेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार में यह विषय प्रारंभ हुआ है और उस दौरान विधानसभा के उस समय के तत्काल विपक्ष की ओर से इसे प्रवर समिति को सौंपने की बात की गई थी, लेकिन न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और सरकार हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि लोकायुक्त का विषय हमारी सरकार में प्रारंभ हुआ है और जब विधानसभा विषय किया तो उस समय के तत्कालीन विपक्ष द्वारा इसको एक प्रवर समिति को सौंपने की बात की गई थी। प्रवर समिति का प्रकार है, लेकिन न्यायालय ने इस विषय को संज्ञान लिया है और सरकार न्यायालय के सारे विषयों का सम्मान करते हुए उसको आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड के सांसद और भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने महिला आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर हर्ष जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व की सराहना भी की। इस दौरान उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री को हार्दिक आभार जताया और धन्यवाद दिया और देश की नारी शक्ति को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है जनता टीवी में। पहली बात तो सर, जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, किस तरीके से सर देख रहे हैं आप? देखिए, महिला आरक्षण बिल केवल चर्चा में होता था जिनकी सरकारें पूर्व में रही है। मोदी जी वो शख्स हैं जिन्होंने मातृशक्ति को सम्मान दिया, जिसकी लंबे समय अपेक्षाएं थी। आज मातृत्व हर क्षेत्र में है।
सेना के क्षेत्र में, हर प्रकार के उद्यम के क्षेत्र में। इसलिए उनको सम्मान देने का जो महत्वपूर्ण कार्य देश के प्रधानमंत्री के केवल मोदी जैसे व्यक्ति ही कर सकते थे। आज अब बहनें देश के कानून निर्माण में भी अपना योगदान देंगी। बहुत बड़ा पक्ष है और उत्तराखंड देवभूमि है। इस राज्य का गठन ही मात्र शक्ति के आंदोलन से हुआ है और 23 बहनें जब हमारी विधायक बनकर आएंगी तो इस राज्य के समग्र विकास में, यहाँ की योजना बनाने में उनका जो योगदान होगा वो अपना में भविष्य के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी का भी दौरा लगने वाला है उत्तराखंड में, क्या कुछ तैयारी रही? आप कुमाऊं के दौरे से भी आए हैं, किस तरीके की तैयारी रहेगी? नहीं, बहुत अच्छी तैयारी। और प्रधानमंत्री जी का एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गूंजी से आगे ओम पर्वत है, वहाँ तक जाने का कार्यक्रम है। हमने अपने नेतृत्व से अपेक्षा की है कि मोदी जी की बड़ी सभा हम पिथौरागढ़ के अंदर करेंगे। हमारी लोकसभा की सभा है, अभी हो नहीं पाई थी वर्षाकाल कारण, इसलिए पूरी अल्मोड़ा लोकसभा की सभा जो है पिथौरागढ़ में होगी। और आज तो मुझे बताते हुए खुशी है कि पिथौरागढ़ का एक गाँव जिसको आज विश्व पर्यटन स्थल पर नंबर 1 स्थान मिल गया है, तो ये जब ऐसे व्यक्ति के पांव की धरा में पड़ते हैं तो निश्चित रूप क्षेत्र के विकास की एक मुख्य धारा से वो क्षेत्र जुड़ता है। और पर्यटन के क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ साथ उस क्षेत्र के विकास में उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्या कुछ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और आप भी लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं? देखिए, हमने बागेश्वर चुनाव के बाद ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। हमारी 3 लोकसभाओं की हमारी जो संगठनात्मक बैठकें हो चुकी हैं। हमारी टिहरी लोकसभा की हो गई, नैनीताल लोकसभा की हो गई, अल्मोड़ा लोकसभा की, हरिद्वार लोकसभा, पौड़ी लोकसभा की बैठक हमारी 26 और 28 तारीख को होने वाली है। हमने जो बूथ हम लोग हारे थे उन बूथों को हमने टारगेट किया है। विधानसभा दृष्टिकोण से तो 23 विधानसभा हम लोग हारे हैं। हमने उन विधानसभाओं के लिए अपने जो राज्यसभा के सांसद हैं या उस क्षेत्र के जो MP है उनको एडिशनल काम दिया है। वहाँ के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना, उसको सरकार के द्वारा उनके समाधान के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत करना और प्रत्येक बूथ पर 50% से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में पड़े, इस दृष्टिकोण से हमने रचना बनाई है और धीरे धीरे उस रचना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तमाम सारी तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। महिला आरक्षण बिल पास होने पर सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी पीएम मोदी का आभार प्रकट किया है। उन्होंने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भगवान का एक वरदान है। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण ला करके हमारे राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र के गौरव, सनातन के गौरव, हम सबके लिए भगवान के वरदान और महिलाओं के लिए भी भगवान के वरदान। श्रद्धे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बिल लाया है, यह कालजयी का एक निर्णय है। युगों युगों तक देश की मातृशक्ति श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ रहेगी। और यह मात्र महिलाओं का आरक्षण मात्र ही नहीं है, उनके गौरव को, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानियों को, इस मातृशक्ति का जो इस राष्ट्र के लिए योगदान रहा है, यह उसके प्रति कृतज्ञता का भाव है। इसलिए इसको वंदन नाम जोड़ा गया है। तो यह हमारी उस सनातन संस्कृति का संस्कार है हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के हृदय में, जिन्होंने महिलाओं को इतना बड़ा ये गौरव दिया है। लोकसभा 2024 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। वहीं चुनाव के मद्देनजर वोटर चेतना अभियान भी जारी किया गया है। वहीं बीजेपी का मुख्य लक्ष्य हर विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाना है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में हो। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि वोटर चेतना अभियान का अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और नए मतदाता भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं।
देखिए उसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और काफ़ी मतदाता जुड़ते जा रहे हैं और भी जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमसे जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है और जनता हमें अपना आशीर्वाद बराबर दिए जा रही है। तो ये जो क्रम चल रहा है ये लगातार चल रहा है, ये अभी रुका नहीं है क्रम, और भी लोग इसमें ज़्यादातर जुड़ते ही जा रहे हैं। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट के अभद्रता की वीडियो सामने आने के बाद बयानों का दौर जारी है। एक और जहां कांग्रेस विधायक की हरकत का बीजेपी विरोध कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर मदन बिष्ट के समर्थन में खड़ी है। इसको लेकर अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले ऐसी ही बातों को उजागर किया था। उसमें यह कहा गया था कि प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम हो गई, तो ऐसे में इस पूरे मामले को इस प्रकरण से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस बात को विधानसभा अध्यक्ष जी के उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर ये कहा कि उत्तराखंड की नौकरशाही बेलगाम हो गई है, विधायकों के फोन नहीं उठा रही है। उस घटना को उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का कार्यकाल 27 सितंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी तक 2 बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है, जिसके चलते अब तीसरी बार भी कार्यकाल में विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि संविधान में स्पष्ट है कि जब तक केंद्र इसमें कानून लेकर नहीं आएगा तब तक राज्य में कानून लागू नहीं हो सकता। यही कारण है कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कनाडा की ओर से खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन मिलने और इस वजह से हुई स्थिति को लेकर कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि कनाडा सरकार की नीयत ठीक नहीं है और भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ समर्थन करने वाले देश से भारत को संबंध तोड़ लेने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार को कनाडा की सरकार को सख्त शब्दों में जवाब देना चाहिए ताकि भारत विरोधी कोई भी गतिविधि कनाडा में ना चले। देखिए, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ अगर कोई बोलता है और उस संगठन को कोई देश समर्थन करता है तो भारत को उस देश से अपने संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए। कनाडा की जो सरकार है उसकी नीयत ठीक नहीं है। खालिस्तान समर्थक संगठनों को सपोर्ट कनाडा अगर करेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है वो ठीक रह पाएंगे। इसलिए भारत सरकार को कनाडा की सरकार को सख्त शब्दों में, सख्त लहजे में जवाब देना चाहिए ताकि भारत विरोधी कोई भी गतिविधि कनाडा में ना चले। जहाँ तक सवाल है कनाडा की ताकत का, कनाडा के धमकी का, तो भारत आज उस स्थिति में है जो दुनिया के किसी भी देश की धमकी के सामने झुकने या किसी देश की गलत बात को मानने के लिए भारत तैयार नहीं है। हरिद्वार के शहर और आसपास के इलाकों में डेंगू और अन्य वायरल बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसको लेकर लोग गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे में नगर निगम की ओर से सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और सफाई कर्मी इन बीमारियों की चपेट में न आए, इसको लेकर नगर आयुक्त को स्वास्थ्य कैंप के लिए ज्ञापन दिया गया। जो अभी हमारे पास जो फीमेल्स वगैरह आई हैं उनकी जो जनरल गायनी वाली दिक्कत होती है, फीमेल लेडीज़ों की जो अपनी दिक्कत होती है वो उन्होंने बताई है और साफ़ सफाई के हिसाब से, और जो उनकी जनरली जो हाथ पैरों में दर्द वगैरह, जॉइंट्स पेन वगैरह होती है, बस वही सर। ऐसी कोई समस्या नहीं मिली है, जो जनरली दिक्कतें होती है उसी के हिसाब से थी।
ऐसा कोई मतलब अलग से ऐसा कोई नहीं मिला है कि किसी में कोई अलग से लक्षण मिले हों या फिर कोई अलग कोई दिक्कत हुई, ऐसा कुछ नहीं मिला है। जैसे आपको बताया कि आज जो है सफाई मित्र के संदर्भ में जो है स्वास्थ्य कैंप का आयोजन नगर निगम रुड़की में किया गया। इसमें जो है विशेषतः फोकस जो है यहाँ के निगम के कर्मचारियों के स्वास्थ्य से संबंधित था। इसमें जो है मुख्यतः हमें जो है यहाँ पे जो सभी प्रकार की सामान्य जो मौसमी बीमारियाँ उससे संबंधित दवाइयाँ थी, ब्लड शुगर और साथ में ब्लड प्रेशर की जो है जांच भी की गई। मुख्यतः इसमें जो है सफाई कर्मचारियों में जो है इस वक्त जो है खांसी जुकाम के बहुत पेशेंट थे, बुखार के भी काफ़ी पेशेंट मिले। इसके अलावा जो है जैसे जोड़ों में दर्द, पूरे बॉडी एक की समस्याएं ये बहुत कॉमनली पाई गई। के द्वारा ये कैंप लगाया गया जिसमें इस समय स्वच्छता सेवा पखवाड़ा चल रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हमें अपने सभी कर्मचारी अधिकारियों के स्वास्थ्य की परीक्षण किया जाएगा ताकि उन्हें कोई तकलीफ हो तो उसका निदान तुरंत किया जाए, जहाँ पे ब्लड शुगर और सारी जांचें की गई हैं। मॉनसून में बारिश के कारण आई आपदा से प्रदेश भर में काफी नुकसान देखने को मिला है। आपको बता दें, प्रदेश में करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं 15 जून से अब तक आपदा में करीब 101 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में फेल हो चुकी है। साथ ही सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से पैसे मांगने में क्यों कंजूसी कर रही है। राज्य सरकार को प्रदेश की जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। देश में जो आपदा ने तबाही मचाई है, जो प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, तमाम विभागों का भी जो आंकड़ा सरकार ने जुटाया है, 1417 करोड़ से ज्यादा का नुकसान प्रदेश में आपदा से हुआ है, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। और अगर विभागवार हम देखें, यूपीसीएल को 34.32 करोड़ का नुकसान हुआ है, पीडब्ल्यूडी को 442 करोड़ का नुकसान हुआ है, पेयजल निगम को 13 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ और सिंचाई जो पेयजल जल संस्थान है उसको 38 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। हरिद्वार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा युवक और युवतियों ने प्रतिभाग लिया। इस दौरान करीब 40 छोटी बड़ी कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए, जिसमें से करीब 2000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया। वहीं इस पर जिला सेवा योजना अधिकारी उत्तम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य जिलों से भी हजारों की तादाद में युवक और युवतियां रोजगार की तलाश में यहां पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। स्थायी रिक्ति प्राप्त हुई थी वो 1355 थी और अस्थायी रिक्तियाँ 721 थी, तो लगभग 2100 के लगभग रिक्तियाँ यहाँ पे हैं। कहाँ से पूछे जो व्यक्ति यहाँ पर? मुख्यतः तो ये हरिद्वार जनपद के लिए है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का डाटा जब हम लोग चेक कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का जब हमने निरीक्षण किया है तो ऋषिकेश और पौड़ी से भी कुछ बच्चे आए हैं, हमारे दुगड्डा क्षेत्र से भी बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे रुद्रप्रयाग से भी आए हैं, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार पर्याप्त रूप से हुआ है चाहता है। तो वो सेवाजन कार्यालय में अगर पंजीकृत है या नहीं है तो कराकर और एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर हमारे यहाँ से एक पर्ची मिलेगी, उसको एक स्लिप मिलेगी, रसीद मिलेगी, काउंटर फॉइल मिलेगा, उससे वो प्रतिभाग कर सकता है जिस कंपनी में चाहे उस कंपनी में प्रतिभाग हो रहे हैं। जी, अभी डायरेक्ट इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये किसी कंपनी में 2 स्तर की चयन प्रक्रिया है, किसी स्तर कंपनी में 1 स्तर की चयन प्रक्रिया है। उत्तराखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लंबे समय से दायित्व बंटवारे की बात कर रहे हैं, लेकिन दायित्व की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही। एक बार फिर से प्रदेश में दायित्व बंटवारे को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन क्या कुछ कहना है दायित्व बंटवारे को लेकर भाजपा का, और साथ में कांग्रेस किस तरीके से भाजपा पर तंज कस रही है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं का दायित्व बंटवारे का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से जहां लगातार समय समय पर यही बयान सामने आते रहे कि जल्दी दायित्व बंटवारे कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया, जिसे कहा जा सकता है कि भाजपा नेताओं के इंतजार की सीमा भी अब जवाब देने लग गई है। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि श्रद्धा पक्ष से पहले दायित्व बंटवारे को लेकर लिस्ट जारी हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो चुकी है, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जहां लगातार यही बयान देते हुए नजर आए हैं
कि जल्द ही दायित्वों का बंटवारा हो जाएगा। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की उम्मीद उनके बयान से जाग तो जाती है, लेकिन समय बीतने के साथ ही फिर उम्मीदें धूमिल होने लग जाती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के भीतर बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है, जिस वजह से बीजेपी ना तो दायित्व बांट पा रही है और ना ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त सिरफुटबल है और वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको दायित्व दें, किसको नहीं दें। एक अनार 100 बीमार की स्थिति उनके यहाँ है और जब वो मंत्रिपरिषद में 2/3 बहुमत होने के बाद भी 4 मंत्री नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। 3 मंत्री तो पहले से नियुक्त थे। चंदन रामदास जी की डेथ को भी 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है, चुनाव भी हो गया है, उनके स्थान पर भी किसी की नियुक्ति नहीं की। आप देखिए क्या स्थिति है भाजपा की। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जहां श्रद्धा पक्ष से पहले दायित्व बंटवारे की बात कर रहे हैं, ऐसे में देखना यही होगा कि क्या वास्तव में श्रद्धा पक्ष से पहले भाजपा नेताओं की मन की मुराद पूरी हो जाएगी या फिर इंतजार और लंबा होगा। देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।